हेलो माय डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी लोगों एक बार फिर से हमारे यानी कि साहिल श्रीवास्तव के साथ अपने इस चैनल पर। इसका नाम है इनग्रेव IQ। चलिए साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे वीडियोस कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल के चैनल पर भी आ रहा है, तो आप अगर देखना चाहते हैं लगातार वीडियोस हमारे इस नए सेशन के, तो आप हमारे साथ साथ यानी इनग्रेव IQ के साथ साथ कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल पर भी सर्च कर सकते हैं और वहां मिलेंगे आपको बिल्कुल शानदार वीडियोस मेरे और साथ साथ राजेश सर के। इनफैक्ट और भी कई सारे फैकल्टीज हैं जो जल्द ही आपके लिए और वीडियोस लेकर के आएंगे। टिल देन हमें लगातार बने रहिए हमारे साथ और हम और आप मिलकर एक रचेंगे एक नया इतिहास, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आज का सेशन है वो K-12 के क्लास 12th के बात कर रहे हैं। क्लास 12th में जो इंडियन इकोनॉमी का पेपर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं और आज का सेशन स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स को टारगेट करके बनाया जा रहा है। बेसिकली बात करें तो उनके एग्जाम्स आने वाले हैं। टर्म 1 का एग्जामिनेशन दिसंबर के मंथ में होने वाला है और इसी को लेकर के हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को जो क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफी आवश्यकता है कि वो अपना रिवीजन कर सके। लगातार रिवीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसीलिए हमने सोचा कि आपको लगातार इंडियन इकोनॉमी क्लासेस दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई लोग बार बार इंडियन इकोनॉमी चूंकि एक थ्योरी पेपर है तो उसे किताब पढ़ कर पढ़ना नहीं चाहते हैं। दैट इज वाई हमने क्या सोचा कि आपके लिए एक लाइव वीडियो सेशन हर बार लेकर के आए, मतलब हर दिन लेकर के आए, सो दैट आपका रिवीजन आपको बिना बुक खोले ही हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और आपके लिए देख लीजिए ये जो सेशन है इनके वीडियोस इनग्रेव IQ चैनल साथ ही साथ कॉमर्स पॉइंट चैनल पर भी अवेलेबल होंगे। कॉमर्स पॉइंट के ऑफिशियल चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं #इनग्रेव IQ और #कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल। आपको सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। ये रहा हमारा पहला स्लाइड जहां पे हमारा आपका इंट्रोडक्शन। यस, आप में से कई लोग हमारे साथ पहले से पढ़ चुके हैं और कई लोग हैं जिनसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आमने सामने हूं तो भाई मुलाकात करना जरूरी है। एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को आपके साथ। क्या है भाई, तो यस, माय नेम इज साहिल श्रीवास्तव एंड यस आई एम हैविंग, ये देखिएगा मेरा नाम है साहिल श्रीवास्तव एंड यस आई एम हैविंग 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 5 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और साथ ही साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हम काम कर चुके हैं और अब आपको उन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आपको जो है सारे प्रॉब्लम सारे जो आपके हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे और साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करने में जबरदस्त सहायता करेंगे, है ना। चलिए आशा करते हैं आप भी हमारा उतना ही सहयोग करेंगे जितनी ज्यादा जो है क्षमता के साथ हम आपका प्रयास कर रहे हैं आपकी सहायता करने का, है ना। चलिए शुरू करते हैं ये सेशन और इस सेशन में हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बारे में भी हम कुछ जान पाए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। देख ले बात कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाले पोर्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पोर्शन की बात करने वाले हैं। यह है चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का सबसे पहले टॉपिक दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के वक्त भारत की इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब 1947 में जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त के दिन जो है भारत की सत्ता जो है भारत की जो लीडर्स है उनके हाथों में चली आती है। अब जो सत्ता है वो भारत के लीडर्स के हाथों में चली आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ राजनीति, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स ही भारत के लोगों के हाथ में आई है? नहीं, भारत की पॉलिटी के साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी अब जो है भारत के लोगों के हाथ में आ चुकी है और अब उन्हें न सिर्फ यहाँ पे राजनीतिक तौर पर देश को संभालना है बल्कि यहाँ पर आर्थिक तौर पर भी अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। अब यही कंडीशन है कि भाई अगर अर्थव्यवस्था को संभालना है तो अर्थव्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है अपने देश को जो है सस्टेन्ड ग्रोथ दे पाएंगे, है ना। तो यही रीजन था कि तब भी इस पर चर्चा हुई और आज भी हम और आप मिलकर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं।
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आशा करते हैं आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आपको समझ में आ रही है बातें तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को जो कि अभी 12th एग्जाम देने वाले हैं टर्म 1 का, उनको भी इसका भरपूर लाभ मिल पाए, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके साथ साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, ताकि उनको जो है हिंदी के टर्म्स में कोई परेशानी ना हो और साथ ही साथ वो आसानी से क्या कर पाए, आसानी से वो लोग भी समझ पाए कि किस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और कैसे इन सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, भाई भारत है और तो बाइलिंगुअली सारी चीजें हमें पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। चलो बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉलोनियलिज्म, जो सबसे पहला हमारा आज का स्लाइड है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहां पर कि भाई कॉलोनियलिज्म, सबसे पहले तो ये बता दें कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद। ये उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है क्या, होता क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा समझिएगा ध्यान से, बताते हैं आप। देखो सपोज दैट एक कंट्री है ए, सपोज दैट एक कंट्री है ए और इस कंट्री के ऊपर शासन है किसी और कंट्री का, दैट इज कंट्री बी, ठीक है। मान लो कंट्री भी भले ही छोटी है लेकिन जो देश है ए वो बड़ा है, इसके बावजूद इसके ऊपर जो सत्ता है, इसके ऊपर जो शासन है, इसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल है वो मान लो किसका है, कंट्री बी का है। तो इस कंडीशन में जो कंट्री ए है दैट विल बी टर्म्ड एज द कॉलोनी ऑफ कंट्री बी, दैट विल बी टर्म्ड एज द कॉलोनी ऑफ कंट्री बी। तो ध्यान दीजिएगा, यही प्रोसेस किसी भी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेना और उसके ऊपर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करना ही उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, फिर से बोलते हैं, क्या कहा था हमने कि जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद उस देश पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करती है ना, तो उस कंडीशन में ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और जिस कंट्री के ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित की गई है उस कंट्री को कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, इस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म, और जिस कंट्री पे शासन व्यवस्था स्थापित की गई है उसको कॉलोनी, ठीक है। चल तो आप समझिएगा बात को कि भारत में क्या हो रहा था कि भारत में आपको पता है अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। अंग्रेज कौन है, यूरोप से आए लोग, यूरोप से बहुत से लोग आए थे, फ्रांस से लोग आए थे, डच, हॉलैंड, बहुत से लोग आए जो भारत में आकर के भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने की बात कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि लंबे समय के अंतराल में जब बात करें तो सभी लोग यहां पर टिक नहीं पाए। क्या हुआ कि जो बाकी के लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ने यहां से भगा दिया, यानी ब्रिटिशर्स के पांव थोड़ा मजबूती से यहां जम गए और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन चूंकि बाकी के लोग जो यहां थे वो भी यहां से जाने को तैयार नहीं थे, चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे डच हो, चाहे हॉलैंड के लोग हो, चाहे अन्य लोग हो, चाहे स्पेनिश लोग हो, तो वो यहां जाने को तैयार नहीं थे। तो बाद में उनके साथ कई बारी उनको जो है भिड़ना पड़ा, बैटल्स हुई, लेकिन अंततः बाकी लोगों को जाना पड़ा मेजर इंडियन कंट्री साइड से, मतलब इंडिया का जो कंट्री साइड है वहां से मेजर जो पावर्स थे ब्रिटेन को छोड़ करके वो सारे के सारे उनको जाना पड़ा और अंत में ब्रिटेन की सत्ता पूरे देश में स्थापित हुई। जब ब्रिटेन की सत्ता पूरे देश में स्थापित हुई तब यहां पर मुगलों का शासन था जिसका अंत ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने किया। और मुगलों के अंत होने के बाद ब्रिटेन ने चाय के लिए, चाय का ट्रेड करते करते भारत में अपनी सत्ता स्टैब्लिश कर ली, भारत में अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। अब क्या हुआ भाई साहब, भारत में अपना रूल स्टैब्लिश करने का कारण क्या हो गया, इनको लगता था कि भारत में जो स्पाइसेस हैं, जो भारत में और भी रिसोर्सेज हैं, तो भारत एक रिसोर्सफुल कंट्री है, रिसोर्स रिच कंट्री है। तो अब क्या करेंगे, यहां से अपने देश के लिए यानी ब्रिटेन के लिए
अपने देश यानी कि ब्रिटेन के लिए यहां से सारी चीजें लूट कर ले जाएंगे। अब मतलब इनका यहां पर आने का मकसद यही था कि भारत को इस तरीके से एक्सप्लोर करो कि इसको लूटा जा सके, इसको जो है यहां से लूट कर सारी चीजें अपने देश के हित में जो है ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए यहां सारी चीजें लूट कर ले जा सके। तो बेसिकली मकसद तो यही था, लेकिन लूटने के लिए भी लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलवाना जरूरी होता है। यही हुआ, जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने यहाँ पे सत्ता एस्टैब्लिश की, यहाँ पर जो है अलग अलग प्रोसेसेस, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सारे की सारी चीजें एस्टैब्लिश की ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि इनके लिए भी वो सोचते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, मोटिव तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे साल 1600 में बनाया गया था, है ना, जिसे साल 1600 में बनाया गया था, उसका मोटिव यही था कि वो ट्रेड करे। और जब वो ट्रेड करने के लिए भारत आई, यहीं पर अमेरिका गई, कई जगहों पर उसने ट्रेड किया, तो उस कंपनी को बेसिकली ट्रेड के लिए तो बनाया गया था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करके वो क्या करते चली गई, अपने इस भारत में कई रीजन्स पर अपना जो है स्टैब्लिश करती गई रूल्स, और धीरे धीरे उसको अपने क्लच में ले लिया। अब समझिएगा बात को कि अब वो सब चीजें उनके जो है क्लच में आ गई, उनके जो है अंडर में आ गई, तो अब वो अपनी शासन व्यवस्था, अपनी पद्धति, अपनी जीवन शैली, सब चीज यहां पर वो यहां पर विकसित करने लगे और लोगों को उस तरीके से ही डेवलप करना शुरू कर दिया। यानी कि बेसिकली वो यहाँ पे अगर ऑफिसर्स बन के आ रहे हैं तो यहाँ के लोग उनके शासन व्यवस्था में उनके कहे अनुसार काम करें, उनके सर्वेंट के रूप में काम करें, उनके एम्प्लॉय के रूप में काम करें। इस तरीके से उन्होंने यहाँ के लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ कि इस तरीके से चलते आगे जो भारत के लोग थे, जो यहाँ के क्राफ्ट पर्सन्स थे, उनकी जो अपनी क्षमता थी, जो अपने स्किल्स थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और जिस तरीके से उन्होंने चाहा उस तरीके से यहाँ के लोगों को डेवलप किया, ताकि यहाँ के लोगों को ट्रेन किया ताकि ये उनकी सेवा शुश्रूषा कर सके, है ना। तो समझिएगा बात को, यानी कि क्या हुआ कि कॉलोनियलिज्म में, यानी कि उपनिवेशवाद में, यानी कि उन लोगों को यहाँ आकर सत्ता स्टैब्लिश करने से यहाँ पर भारत को फायदा तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन नुकसान काफी झेलना पड़ा। तब जब वो यहां से गए तो भारत की इकोनॉमिक स्थिति ये थी कि भारत एक तरफ जहां 2/3 हिस्सा, है ना, एक तरफ जहां 2/3 हिस्सा पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का उसमें अपना भागीदारी निभाता था, वो आज उसका एक हिस्सा भी नहीं रह गया था जब भारत आजाद हुआ था। देखो ध्यान से देखना क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये किसी भी दो कंट्री के रिलेशन के बारे में बताता है कॉलोनियलिज्म। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी तक जो समझाया वो आपको समझाया है, लेकिन जरा डेफिनेशन भी समझना जरूरी है, डेफिनेशन को भी याद रखना जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रिलेशंस और रिलेशनशिप्स बिटवीन टू कंट्रीज, किसी भी दो कंट्री के बीच की रिलेशनशिप को दर्शाता है कौन, कॉलोनियलिज्म। इन विच one is the ruler and the other is its colony. What is the ruler and other is its colony? हमने A और B का एग्जांपल दिया था ना, A और B का एग्जांपल दिया था। तो मान लो A क्या था यहाँ पर, कॉलोनी, यानी B का शासन था A के ऊपर, B का शासन था A के ऊपर, है ना। तो B क्या हो गया, रूलर कंट्री, और ये क्या हो गया, कॉलोनी कंट्री, है ना। ये A क्या हो गया, कॉलोनी कंट्री। बी से याद रखना कौन, ब्रिटेन वाज द रूलर कंट्री और ए वाज द इंडिया, एंड अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑन व्हिच द ब्रिटेन हैड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज्ड ऑन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो कॉलोनी है और जो रूलर है, इसमें यही अंतर होता है कि रूलर रूल्स बनाता है और उसको इंपोज करता है कॉलोनी के ऊपर। कॉलोनी वो कंट्री होती है जिन पर रूल्स इंपोज किए जाते हैं, और किसके द्वारा किए जाते हैं, रूलर के द्वारा किए जाते हैं। समझो ध्यान से, क्या कह रहे हैं फिर से, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ व्हिच वन इज रूलर, जिसमें से एक रूलर है, एंड द अदर इज इट्स कॉलोनी, दूसरा क्या है, उसकी कॉलोनी है, दूसरा क्या उसकी उपनिवेश है। And where the ruling country has the control over the political and economic life of the subjugated country, है ना। क्या कह रहे हैं ध्यान से, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कॉलोनी है और जो रूलर है, उसके क्या हो रहा है, and where the ruling country has the control over the political and economic life। फिर से सुनिएगा, political and economic life। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक,
किसी भी जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो मेजर एरियाज होते हैं, एक उसका पॉलिटिकल एरिया और एक इकोनॉमिक एरिया। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एरिया की, तो पॉलिटिकल एरिया का मतलब क्या है कि उसकी सोच, उसका माइंडसेट कैसा है ना, उसका सोच, उसका माइंडसेट कैसा है। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एरिया की, मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो यहां भी हम कहें तो जब हम बात करते हैं किसी रूलर और कॉलोनी की, तो वहां भी बेसिकली रिलेशन कैसा होता है कि जो दूसरी वाली कंट्री है, मतलब जिस पर शासन हो रहा है, जो कि इंडिया हुआ करती थी, उस इंडिया के ऊपर में इंडिया की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल सिचुएशंस और इकोनॉमिक सिचुएशंस, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस और इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर में जो पूरा का पूरा अधिकार था, जो पूरा का पूरा कंट्रोल था, वो किसका था? ब्रिटेन का था, है ना। जो पूरा का पूरा कंट्रोल था वो किसका था? ब्रिटेन का था। तो अब देख रहे हो आप कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में दो चीजें थी। क्या थी पहली ये चीज? पहला तो ये कि ब्रिटेन वाज द रूलर कंट्री और इंडिया वाज द कॉलोनी कंट्री, ये पहला रिलेशन। दूसरा कि जो कंट्रोल है दूसरा जो कंट्रोल है, जो इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल है, वो कैसा कंट्रोल है? वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। भारत के लोगों की जो जीवन है, भारत के लोगों की का जो जीवन व्यवस्था है, जो दिनचर्या है, उसमें उनका जो पॉलिटिकल थॉट्स है और जो इकोनॉमिक थॉट्स है, या उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ है, उन पे पूरा का पूरा अधिकार उनको जो है, उनके ऊपर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल करने का अधिकार किसका था? पूरा का पूरा कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन यानी कि रूरल कंट्री के ऊपर मौजूद था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट वी मे डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलो देखो दूसरी बात क्या कही जा रही है यहाँ पर, द इंडियन इकोनॉमी वाज इनिशियली एन अग्रेरियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था शुरुआत से ही एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है, अग्रेरियन इकोनॉमी। द इकोनॉमी दैट इज मेजरली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर इज नोन एज अग्रेरियन इकोनॉमी। तो द इंडियन इकोनॉमी वाज इनिशियली it was an agrarian economy which was independent, self-reliant, prosperous economy before the advent of British rule. बहुत बड़ी बात कह दी, क्या कहा? ध्यान दीजिएगा क्या कहा यहाँ पर, the Indian economy was initially an agrarian economy. The Indian economy was initially an agrarian economy. The Indian economy was initially an agrarian economy which was independent, self-reliant and prosperous economy before the advent of British rule. जब ब्रिटिशर्स भारत आए और ब्रिटेन का सत्ता यहां पर स्टैब्लिश हुआ, उस समय तक या उससे पहले तक जो भारत की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से समृद्ध हुआ करती थी। क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सेल्फ रिलायंट यानी कि समृद्ध, यानी ये कह लें कि स्वावलंबी, अपने ऊपर आश्रित थी, और साथ ही साथ यहां पर एंड वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के एडवेंट के पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले वो जो है यहां पर क्या थी? ब्रिटिश रूल के आने के पहले जो है ये क्या थी? यहां पर पूर्ण रूप से समृद्ध थी, समृद्ध थी। समझ रहे हो बात को? मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो ये मतलब किसी अन्य देश के ऊपर आश्रित नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पर जो है फसलें नहीं होती हैं, यहाँ पर जो है खाने को अन्न नहीं है, या ये कह ले कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने ऊपर आश्रित नहीं है या अपने आप से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था। ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब भारत में ब्रिटेन के लोग आए, और आने के बाद उन लोगों ने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको अपने हिसाब से, अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। दैट इज द प्रॉब्लम। जब उन्होंने अपने हिसाब से उसको ढालना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से उसको जो है रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया, तब जाकर के प्रॉब्लम्स अराइज हुए। और लास्टली जब वो गए यहाँ से, तब तक तो उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को लगभग निचोड़ कर दिया था, बर्बाद कर दिया था।
समझ रहे हो बात को? मतलब ना ही तो ये पूरी तरह से अग्रेरियन इकोनॉमी रही थी, ना ही तो ये सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी रही थी, ना ही तो ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रही थी, और ना ही ये प्रोस्पेरस बची थी। मतलब इसका दिवालिया निकाल दिया था इन लोगों ने। समझ रहे हो बात को? हाँ, कौन से वाले? किंगफिशर वाले जो व्यक्ति थे विजय माल्या, उनकी तरह का दिवालिया नहीं। दिवालिया का मतलब क्या होता है, बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है कि स्थिति ऐसी हो जाए ना, स्थिति ऐसी कर देना कि बेसिकली अब वो अपना स्वयं का भरण पोषण भी नहीं कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि यहां से पैसे लिए, दिवालिया घोषित करवाया, बैंक्रप्सी घोषित करवाई अपनी, और यहां से भागकर चले गए कहां? इंग्लैंड, लंदन में जाके रह रहे हैं, आलीशान पूरा का पूरा अपना जीवन चल रहा है। बस यहां कह दिया कि भारत के लोगों ये समझ लो कि आपका पैसा हमने लिया था, लेकर के हम यहां से निकल रहे हैं, आपके सामने हम दिवालिया अपने आप को घोषित कर रहे हैं, भले ही हमारा पैसा किसी और देश से पड़ा नहीं। ऐसा इसे नहीं कहते, है ना। बैंक्रप्सी या दिवालिया होने किसको कहते हैं? तो कहते हैं बेसिकली उस कंडीशन को जब आप अपनी जो जरूरत की चीजें, जो नीड्स आपकी, उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और आप साथ ही साथ जो आपके ऊपर जो कर्ज है उसको भी आप चुका नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को इसी लायक बनाकर छोड़ा था अंग्रेजों ने। यही परिस्थिति, यही बहुत परेशानी भरी बातें हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ बातें समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे, देखें उससे पहले एक चीज और देख लो। देखो, जो कॉलोनियलिज्म होता है ना, जो कॉलोनी होती है ना, उसकी स्थिति बहुत बुरी होती है, भयंकर होती है। कारण क्या होता है कि जो रूरल कंट्री है ना, वो चाहती है कि अपने हिसाब से सारी चीजें, जो सारे रिसोर्सेज हैं, उनको जो है यूज करे, एक्सप्लोर करे, और साथ ही साथ सब चीजें, जो भी चीज वहां पर है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको अपने देश की, जहां से वो आए हैं ना, वहां से अपने देश की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करें। यही हुआ। देखो यहाँ पर भारत में क्या हो रहा था कि लोगों को किस तरीके से बंदी बनाकर, गले में सिक्कड़े डालकर और टोपियां, मतलब क्या कर, देखो ये तो यहाँ पे ये जो सिपाही है, ये तो सिपाही है, ये इन लोगों को देखो गले में सिक्कड़ डालकर किसी भी तरीके से नग्न अवस्था में, है ना, रख लिया है, और किसी तरीके से इनको जो है इनसे काम करवा रहे हैं। जिस दिन ये काम करने लायक नहीं रहेंगे, उस दिन उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो यही स्थिति थी हमारे देश की जिस समय अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए थे, है ना। अंग्रेज छोड़कर गए थे, मतलब क्या ये देश की स्थिति, क्या हमारे भारत की ही स्थिति ऐसी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये सिर्फ हमारे देश भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो कॉलोनी थी, सबसे बड़ी जो रूरल कंट्री थी, वो इंग्लैंड हुआ करती थी। और इंग्लैंड का शासन इन पूरे जगहों पर था। देख रहे हो यहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, इस पूरे पर जो है आप देखेंगे कि पूरे पर किसका शासन था? तो सिर्फ और सिर्फ शासन था यहाँ पर किसका? तो ब्रिटेन का। मतलब आप समझ लें कि अगर 3 हिस्से में से एक हिस्से की बात करें, केवल एक हिस्सा ही ऐसा था जिस पर ब्रिटेन का शासन नहीं था, बल्कि बाकी के 2 हिस्सों पर पूरा का पूरा ब्रिटेन का शासन ही हुआ करता था। ठीक है, दैट इज व्हाट द सिचुएशन। अब देखो आगे चलते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। अब कॉलोनियलिज्म के बारे में कुछ और बातें कही गई हैं, वो देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या था? एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था of the people in the economy, although the handicraft industry of India was well established, due to which the Indian handicrafts enjoyed worldwide reputation of the fine quality and high standards of craftsmanship. आपको बताया ना हमने, क्या बताया आपको कि जो इंडिया के लोग थे वो हाईली स्किल्ड थे। क्या थे? हाईली स्किल्ड। अब हाईली स्किल्ड होने का मतलब क्या है? यहाँ के जो लोग थे ना, वो उनके अंदर ना क्राफ्टमैनशिप, यानी कहे कि अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाना, या इन कहे कि बाकी के स्किल्स में पारंगत होना, तो यहाँ के लोगों के अंदर ना बेसिकली वो स्किल्स काफी अच्छे थे। यानी कौशल जो होता है ना, कौशल, कुशलता, यहाँ के लोग कौशल थे और उनके अंदर जो है कुशलता काफी ज्यादा थी। तो लोग, यहाँ के जो लोग हैं, उनके पास अलग अलग हैंडीक्राफ्ट में, मतलब लोहे के, सोने की चीजें बनाना, कपड़े अच्छे से अच्छे बनाना, मलमल वगैरह जानते हो ना, यहीं से ज्यादा था, यहीं से जो है उसका एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कश्मीर के सॉल्स, है ना, भागलपुर का सिल्क, बंगाल का मलमल, ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और भारत में काफी अच्छी बनती थी और बाहर के देशों में काफी महंगी बिकती थी।
लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीजें जब भारत में बनती थी तो भारत को इससे फायदा हो रहा था, और लोग यहाँ जब आते थे खरीदने के लिए उन चीजों को, तो यहाँ आते थे, बदले में सोना या चांदी दिया करते थे और सामानों को खरीद करके ले जाया करते थे। इससे उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो देश है ये तो बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि आप बदले में पैसा ले रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी तो मजबूत हो रही है। इन्होंने देखा भाई ऐसा कैसे किया जाए कि यहीं का पैसा यहीं के लोगों को दे दो और यहाँ से सामान उठाओ और ले जाकर के अपने घर में, यानी अपने देश में उसका उपयोग करो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाद में जो दीवानी राइट्स हैं वो यहाँ पर ले लिया, टैक्स वसूलने का राइट्स यहाँ पर मुगल से ले लिया, और उसके बाद क्या किया, टैक्स यहीं पे वसूलते थे और यहीं पे उन्हीं टैक्स के बदले में जो सामान है वो खरीदते थे, और खरीदने के बाद लोगों से वो सामान ले आते अपने देश, फिर वहां पर उसको रॉ मटेरियल्स को यूज करके फ्रेश गुड बनाते थे, और फ्रेश गुड को बनाने के बाद फिर वहां से ला करके फिर यहीं पर बेचते थे, फिर पैसा कमाते थे, फिर वही सामान खरीदते थे, फिर लेके जाते थे। समझ लो आप। तो अब यही परिस्थिति लगातार चलती रही, यानी कि क्या किया, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन इसको बर्बाद किया। पीपल इन द इकोनॉमी, ऑल्दो द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, इसको बर्बाद किया, ड्यू टू व्हिच इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ फाइन एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। ये सारी चीजें थी, लेकिन सबको इन्होंने बर्बाद कर दिया। देखो क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन एंगस मैडिसन, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जो उनका नाम है एंगस मैडिसन, वो क्या कहते हैं अपनी किताब में, he has described that India shared 23% of world economy in the 18th century। 18वीं शताब्दी में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बात करना कि सिर्फ भारत की, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में मान लो 100% की इकोनॉमी है, तो इसमें से अकेले भारत 23% कंट्रीब्यूट करता था, अकेले भारत 23% कंट्रीब्यूट करता था, है ना, बहुत बड़ी बात। पूरे विश्व की इकोनॉमी में से 23% अकेले भारत का कंट्रीब्यूट करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ऑफ वर्ल्ड वाइड इन 18th century which was as large as all the Europe put together, but at the time when Britishers left it has dropped to just 3%। क्या कह रहे हैं, 23%। मतलब जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे ना, तब भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत थी, और भारत जो है पूरे वर्ल्ड में जो है जितनी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की उसका 23% कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको इस तरह से तबाह किया कि मात्र 3% कंट्रीब्यूशन रह गया इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में, जब भारत से अंग्रेज लौट कर वापस गए। देख रहे हो क्या किया था कि 18वीं शताब्दी जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ के सारे क्राफ्टमैनशिप को जो है तबाह कर दिया, यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर उसको तबाह कर दिया, साथ ही साथ यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट बनते थे उनकी भी जो बेसिक जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको बर्बाद कर दिया। जो लोग थे जो अपने स्तर पर उसको डेवलप करते थे, जो क्राफ्टमैन थे, उनको भी तबाह कर दिया, मतलब उनको जो है सहयोग नहीं किया, उनके खिलाफ टैक्सेस, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए। तो उस कंडीशन में उनको काफी सामना करना पड़ा प्रॉब्लम्स का, और इससे क्या हुआ कि उनको जो है अपना काम छोड़ देना पड़ा। बाद में वो अंग्रेजों के लिए ही नौकर का या एम्प्लॉय का काम करने लग गए। देख रहे हो, अब ब्रिटिश हिस्टोरियन एंगस मैडिसन ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि भारत 23% जो है इकोनॉमी का पार्ट शेयर करता था, कंट्रीब्यूट करता था इन वर्ल्ड की इकोनॉमी में। बाद में क्या हुआ, 18th century which was as large as all of Europe, पूरा यूरोप जो है, उस पूरे यूरोप की बात करें तो पूरा यूरोप मिलकर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड ब्रिटेन हो, या फिर और भी जितनी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज को मिला दे, उस पूरे जो है कॉन्टिनेंट को मिला दे, तो जितना कंट्रीब्यूट करते थे पूरे कॉन्टिनेंट के लोग मिलकर के वर्ल्ड की इकोनॉमी में, उसके बराबर कंट्रीब्यूशन अकेले भारत 23% कर दिया करता था वर्ल्ड की इकोनॉमी में, है ना, ये बहुत बड़ी बात। अब ये बात थी कि जहां 23% वहां से इन्होंने गिराकर इसको मात्र 3% पर ला दिया, 23% से गिराकर मात्र 3% पर ला दिया था, है ना। बहुत जो है शर्मिंदगी की बात इन अंग्रेजों के ऊपर, भाई क्या क्या कर रहे थे लोग, पूरे देश को बर्बाद कर रहे थे। देखो अब यहाँ पे कुछ और बातें कही गई, वो भी देखो क्या कहा जा रहा है। The reason why the Indian economy went into the degrowth was simple because India was governed for the benefit of Britain। अभी हमने शुरू में आपकी ये चीजें बताई थी। क्या किया था, जो ब्रिटेन वाले थे ना, उन्होंने अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को और मजबूत बनाने के लिए भारत को लूटने का प्रयास किया था। यही रीजन था इंडियन इकोनॉमी के डीग्रोथ का, यही रीजन था इंडियन इकोनॉमी के डीग्रोथ का, ठीक है। देख रहे हो, द रीजन व्हाई द इंडियन इकोनॉमी वेंट इनटू डीग्रोथ में जाने
का एक और एक सिंपल रीजन था, दैट इज व्हाट, बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। मतलब यहाँ के लोग जो थे उनको लूट करके सारी चीजें ले चलो अपने देश। ब्रिटेन को डेवलप करना है, भारत को नहीं। भारत से सिर्फ जो है रिसोर्सेज वसूलने हैं, ले जाने हैं अपने देश, ताकि देश को, अपने देश को यानी ब्रिटेन को डेवलप करें और भारत को बर्बाद करते हैं। देखो ये तो कहा जा रहा है, द रीजन व्हाई द इंडियन इकोनॉमी वेंट इनटू डिग्रोथ वाज सिंपल, बिकॉज इंडिया वाज गवर्न्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, गवर्न कौन कर रहा था? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही जो है मैडम, यही गवर्न करती थी। रानी विक्टोरिया है, देख लो इनको ध्यान से, यही मैडम है जिनके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ। समझ रहे बात को? मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो है, इनको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया, सबसे हाई क्वालिटी ब्लड से बिलोंग करती है, ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। इसीलिए ये जो है महारानी होंगी, और इनके बाद इनके जो ब्लड लाइन का जो भी लोग होगा वही आगे चलकर उस गद्दी का, उस जो वहां पर शासन व्यवस्था है उसका मालिकाना हक प्राप्त करेगा। समझ लो बात को? अब देखना, वो चाहे क्वीन विक्टोरिया रही हो, चाहे आज के समय में प्रिंस चार्ल्स रहे हो, ये सब के सब, इनको जो कहते हैं ना कि सुपीरियर क्वालिटी ब्लड, मतलब इनसे, ये भगवान के बाद जो सबसे अच्छे ब्लड वाले लोग हैं ना, यही लोग हैं भाई। इसीलिए इनको जो है शासन व्यवस्था सौंपी जाती रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां हम और आप मिलकर एक दूसरे को सलाम करते हैं, राम राम कहते हैं और नमस्ते बोलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बुजुर्ग है तो वो व्यक्ति जो है हमारे देश के राष्ट्रपति तक को अपना जो है आशीर्वाद दे सकता है। आपने देखा होगा अभी अभी जो है यहाँ पर कई सारे रत्न अवार्ड दिए गए, भारत रत्नों का जो है अवार्ड दिए गए हैं। अवार्ड को लेते वक्त जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी को आशीर्वाद दिया है अपने हाथों से, ना कि उनके पैर छूकर प्रणाम किए हैं। ये है भारत की जो है प्रोस्पेरिटी, ये है भारत का कल्चर। जबकि आपने देखा होगा कि अगर ब्रिटेन में नाइटहुड की उपाधि चाहिए ना, तो उनको अपने घुटनों के बल बैठना पड़ता है। दे हैव टू नील डाउन करके देन उनको उनके कंधे पर जो है अपना स्वॉर्ड रखते हैं वहां के राजा या रानी, और उससे फिर उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। मतलब हर एक व्यक्ति जो है उसको वहां पर सिर झुकाना होता है, न कि सिर उठा सकता है। मतलब आंखें नीची करके बात करो, आंखें जो है झुकाकर बात करो, आंखें मिलाकर बात करने की तुम्हें जो है छूट नहीं दी जाएगी। और अगर आंखें दिखाकर बात करोगे ना तो जीवन लूट ली जाएगी। समझ रहे बात को? याद रखना इस बात। ये है ब्रिटेन और हमारा देश भारत। यहाँ हर व्यक्ति को अपने सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इसीलिए कहते हैं कि भारत के कल्चर की जो है, हमें जो है अपने देश के कल्चर की जो है इज्जत करनी चाहिए, ना कि यूरोपियन कल्चर की तरफ पूरी तरह से जो है झुक जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, वो तो अलग सी बातें हैं, लेकिन तब तक हम ये देख लें क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। द ब्रिटिशर्स वर नॉट कंसर्न्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट दे वर कंसर्न्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। क्या कह रहे हैं भाई कि द ब्रिटिशर्स वर नॉट कंसर्न्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट दे वर कंसर्न्ड फॉर द प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना, वो भारत में भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, बल्कि भारत की इकोनॉमी से वो सारी चीजें लेकर जाना चाहते थे जो कि उनके यानी कि ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता हो, जो कि ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता हो, यानी ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर और मजबूत बनाता हो। समझ लो आपको? यही है यहाँ पे कंसेप्ट कि भाई वो यहाँ भारत इसीलिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए थे तो यहाँ पर भारत में अपना शासन व्यवस्था स्थापित करें और भारत के रिसोर्सेज को अपने देश में लेके जाएं, ताकि अपने देश का भला कर सके, अपने देश को जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट कर सके, है ना। चलिए एक और बात कही जा रही है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिशर्स डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड, जानबूझकर तबाह किया, क्या क्या? Britishers deliberately destroyed Indian industrial infrastructure and started exporting raw materials in the place of industrial goods, and thus Britain's rise as an industrial power was financed by plundering India. क्या कह रहे हो?
सुना, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, यहाँ के इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबको डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया, यहाँ के लोगों को, जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की इंडस्ट्री थी छोटी छोटी, उनको तबाह कर दिया ताकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाए। क्या करें? वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाए, और ये ऐसा ही हुआ। अंत में चूंकि यहाँ पर बनाने के लायक कुछ बचा ही नहीं था, और जो है लोग यहाँ पर जो भी चीज बना रहे थे वो काफी महंगा हो जा रहा था और विश्व के बाजार में बेचना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो अंत में क्या किया गया? अंत में क्या किया गया कि इसको यहां पर से जो भी रॉ मटेरियल था उसी को एक्सपोर्ट किया जाने लगा, और यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे। अब इसी रॉ मटेरियल को यहीं का टैक्स वसूल कर यहीं पर खरीदते थे और यहीं से ले जा करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करते थे। कहां पर? इंग्लैंड में, और फिर ला करके वो उसको यहीं पर बेचते थे। मतलब उनके देश का विकास तो हो रहा था, लेकिन शर्त ये थी कि उन्होंने ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए इंडिया को प्लंडर कर दिया, इंडिया को बर्बाद कर दिया, इंडियन इकोनॉमी को तबाह कर दिया। मतलब ब्रिटेन के डेवलपमेंट तो हुई, ब्रिटेन का ये कहें यूरोप का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन भारत की बर्बादी के शर्त पर, भारत की बर्बादी के शर्त पर। समझ बात को? चल आगे चले, कुछ और बातें हैं वो भी देख लेते हैं। आज के लिए देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ओशियानिया, ये इतनी चीजें हैं, इतना सारा जगह है। इसमें से अगर बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप तो खैर है ही, और एशिया का लगभग इतना पार्ट, दैट इज व्हाट, जो कि हिस्सा नहीं था रशियन इकोनॉमी का। यही कह लें कि रसिया का हिस्सा नहीं था, उसको छोड़कर सारा का सारा हिस्सा ब्रिटेन के अंडर ही आता था। ये सारे के सारे हिस्से जो है ब्रिटेन के अंडर ही आते थे, और ब्रिटेन ही इस पर शासन करता था, यानी कि ब्रिटेन वाज द रूलर फॉर दीज कंट्रीज। और हम ये देश जितने भी है ना, यहाँ देखिए ये हमारा भारत, प्यारा भारत, हम सभी लोग जो है ना इनके क्या थे? गुलाम हुआ करते थे, स्लेव्स। स्लेव्स व्हाट द टर्म दैट इज यूज्ड, द टर्म वाज being a slave, we were the slaves of that country। ठीक है, चलो आगे चले। देख आगे भी कुछ बातें करनी है, क्यों भारत इतना डेवलप्ड था। तो बेसिकली अगर बात करें तो क्या क्या चीजें थी वो देख लो पहले ध्यान से, कि द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ नेशंस इनकम इन द नेशन इज द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। कि इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको कैसे पता किया गया, कैसे जाना गया कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या सोर्सेज है, कैसे हम पहचानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कमजोर थी और बाकी इकोनॉमी मजबूत थी। तो इंडियन इकोनॉमी का इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था वो जान लेंगे सबसे पहले। देखो, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ नेशंस इनकम, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ नेशंस इनकम इज द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम। सर सुना है कभी, ध्यान दिया आपने कभी? आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत वहां देखा होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इसके आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लासेस किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो वहां पे आपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में नेशनल इनकम और साथ साथ पर कैपिटा इनकम दोनों ही के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा अलग से एक सेशन आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर में, वहां पर हम इन सब चीजों को लाइन बाय लाइन एक एक करके डिस्कस करेंगे, और तब जो है आप उन जो वीडियोस आएंगे उनको मिस मत करिएगा। ठीक है, उनके वीडियोस का लिंक्स भी आपको आने वाले समय में डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे। ठीक है, टिल देन सबसे पहले समझ लेते हैं इस बात को कि क्या था। तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम और जो नेशनल इनकम है किसी भी देश का, ये दोनों बताते हैं कि किस प्रकार से उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ बताएं तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में देयर वर नो ऑफिशियल एस्टिमेट्स एज अवेलेबल फॉर द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई, उससे पहले भारत में कभी भी किसी तरह का जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को एस्टिमेशन नहीं किया गया, कैलकुलेशन नहीं किया गया था उसका। ये जब भी शुरुआत हुआ तो 1951 भारत की आजादी के 3 साल के बाद 1951 में पहली बार हुआ, और तभी जाकर के हम कहें कि ढंग से सरकारी तौर पर ये सारे डेटा इकट्ठे किए गए और इन सारे डेटा को एनालाइज करके बताया गया कि भारत की इकोनॉमी का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या रहा है। इसके साथ साथ बात करें तो कुछ प्रयास जरूर हुए थे। प्रयास क्या हुआ था?
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नवरोजी। दादा भाई नवरोजी जो थे वो पहले पर्सन थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम इन हिज बुक। देखो, एक पर्सन, कोई भी आदमी किताब लिखता है, किताब लिखते वक्त तो कुछ चीजों को एनालाइज करता है अपने हिसाब से और उसको उस किताब में लिखता है और फिर किताब पब्लिश होती हैं और चीजें हमें देखने को पढ़ने को मिलती हैं। हुआ भी यही, जो दादा भाई नवरोजी थे ना, उन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी। उस किताब में जो है क्या कहा कि उसमें जो है एनालाइज किया कि तब उस समय इनकम और पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम क्या हुआ करता था, यानी कितना कितना हुआ करता था। उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जो किताब छपी थी 1867-68 में, 1867-68 के ईयर में एक किताब छपी थी। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, है ना। अब ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल की जो किताब, नाम की किताब थी, उस किताब में दादा भाई नवरोजी ने कहा था कि इस देश में यानी भारत में जो पर कैपिटा इनकम है और जो नेशनल इनकम है वो कितना है ये बताया था। पहली बार किसी ने इस बात पर चर्चा शुरू की। देखो, ही क्लेम्ड नेशनल इनकम टू बी ₹340 करोड़। किसी भी देश के, पूरे देश की इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। तो इंडिया का टोटल इनकम, पूरे देश का इनकम कितना था तब? 340 करोड़, एज पर दादा भाई नवरोजी की किताब, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। और उस किताब के अनुसार 340 करोड़ रुपए का जो है वहां पर भारत में उस समय नेशनल इनकम हुआ करता था। जबकि अगर बात करें कि which was when divided by the total population gave per capita income, जो तब की टोटल पॉपुलेशन थी उसको उससे अगर डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम, दैट वाज ₹20 पर पर्सन पर एनम। ₹20 पर पर्सन पर एनम, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ₹20 प्रति वर्ष। समझ रहे हो बात को? ₹20 प्रति वर्ष। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ₹20 प्रति वर्ष। तो एक चीज समझना, हमने यहां पे क्या बताया कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम इनटू टोटल पॉपुलेशन। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, दैट इज व्हाट, कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का आना है इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट क्या कहा जा रहा है। इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ और बातें कही गई हैं। देख लो क्या कहा जा रहा है कि भाई देयर वेयर वेरियस अदर साइंटिस्ट्स, वेरियस अदर एस्टिमेटर्स ऑफ नेशनल इनकम। कई और लोगों ने भी इसको नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था ब्रिटिश एरा में, जैसे कि विलियम दिग्बी, फिंडले, सिराज, एफजे एटकिंसन, मेजर, बैरिंग, लॉर्ड कर्जन, आर.सी. देसाई, आर. गिफेन और वी.के.आर.बी. राव। ऐसे ऐसे कई लोग थे। देख रहे हो, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नवरोजी, विलियम डिक्सबी, फिंडले सिराज, वी.के.आर.बी. राव एंड आर.सी. देसाई। और यही भाई साहब कौन है? चाचा जी, दादा भाई नवरोजी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आशा करते हैं इसको देखने के बाद आपको याद रहेगी बात। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। क्या कहा जा रहा है? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, कि इंडिया का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था। देखिए, द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स व्हिच कवर्ड ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मतलब अगर हम कहें कि ये है इंडिया की पॉपुलेशन, इस इंडिया की पॉपुलेशन में अगर इसको 4 हिस्सों में बांट दें तो ये 3 हिस्सा है ना, ये जो 3 हिस्सा है, ये लोग क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर, है ना, ऐसे कर लो, एग्रीकल्चर। और जो बाकी का हिस्सा है इसमें जो है बाकी की सारी चीजें जो है वो मौजूद।
जैसे कि सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये सारी चीजें जो है बेसिकली कहाँ मौजूद थी, इस वाले 25% वाले हिस्से में, और ये वाला कितना 75%। देखो, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स व्हिच कवर्ड ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन द कॉलोनियल पीरियड। ये कब की बात है, जब भारत में आजादी नहीं मिली थी, भारत की आजादी नहीं मिली थी। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर ओनली 10% व्हाइल द सर्विस सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट 15-20% ऑफ द वर्कफोर्स। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या कर रहा था, केवल 10% था, और सर्विस सेक्टर जो है 15 से 20% के आसपास काम कर रहा था। अभी हमने कहा कि बाकी सब यहाँ पे 25% में ही समाहित थे। यही एक कॉन्सेप्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये जो अंग्रेज व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बैठकर आराम से सिगरेट पी रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, और जो यहाँ पर भारतीय लोग हैं वो काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहा है, और पूरी तरीके से ये सारा का सारा माल उठाता था और इसको बेच करके लेके चला जाता था, और साथ ही साथ सारा पैसा वसूल कर टैक्स के रूप में भी चला जाता था। यानी यहाँ के लोग जो है वो गरीब किसान गरीब ही रह जाते थे, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। देख रहे हो, किसी के शरीर में पूरा कपड़ा नहीं दिखेगा आपको, ये भारतीय लोग थे। और ये अंग्रेज बस इनको तो बस क्या करना था, ऐश मौज करने की जिम्मेदारी मिली हुई थी पूरे जीवन में। चलो देखो, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा टेक्निकलिटी पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या कह जा रहा है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो 1950-51 जब पहली बार जो है ना जो एस्टिमेशन हुआ था, उस समय कहा जा रहा है कि जो 1950-51 का समय था, उस समय सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कैसा था। तो देखो, एग्रीकल्चर में कितना 53.1%, ये क्या है एग्रीकल्चर। सर्विस में कितना, सर्विस की अगर बात करें तो यहां पर देखो 30.3, और इंडस्ट्री में कितना, तो 16.6। दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था, इसकी बात यहां पर बताई गई। अगर यहां पर देखें आपको, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कितने लोग किस काम में लगे हुए हैं। तो देखेंगे यहां पर, तो एग्रीकल्चर है ये, है ना, यानी कि ये वाला एग्रीकल्चरल पार्ट। कितने लोग एग्रीकल्चर में, लगभग 72.3% लोग एग्रीकल्चर में मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जो है वो देखो 10.7%, और सर्विस सेक्टर में कितने लोग 17%, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर और ये इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको चीजें याद रहेंगी, स्क्रीनशॉट लेना ध्यान से, ताकि आप अपने कॉपी में इसको मेंशन कर पाओ। थोड़ा आगे चलते हैं, देखो, प्रीवियसली मेंशन्ड फैक्ट्स स्टेट दैट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर वाज वेरी हाई। एग्रीकल्चर पे ही मेनली पूरा का पूरा पॉपुलेशन डिपेंडेंट था। अभी हमने कहा 72.3, ये एक बड़ा नंबर होता है, बड़ा हिस्सा होता है। देखो, ये कहां था, एग्रीकल्चर में बेस्ड था, एंड अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, यस 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, हमने बताया ना, ये देखो 1 2 3, तो ये पूरा ये 3 हिस्सा, दैट वाज 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 3/4 हिस्सा पूरा का पूरा जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। This heavy dependence on agriculture implies that the Indian economy was very backward and at the time of independence, जब इंडिपेंडेंस मिला था तब यहाँ पर जो भारत के लोग थे ना वो काफी गरीब थे, और पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, अपने भोजन के लिए अनाज उगाते थे और किसी तरीके से अपना जीवन दिनचर्या चलाते थे। इसी बीच कई सारी प्रॉब्लम्स आई और अंग्रेजों ने इस तरह से भारत के पूरी इकोनॉमी का विनाश कर दिया कि देखो बंगाल फेमाइन में कैसे होकर लोग मरे। ये बंगाल फेमाइन का समय है, देख रहे हो, हड्डियां गिन लोगे इनके ऊपर से कि भाई शरीर के ऊपर से हड्डियां गिन लोगे कितनी हड्डियां गिन थी, देख रहे हो कैसे मर रहे हैं। दैट वाज द कंडीशन। ये बहुत बुरा स्थिति था, ये बहुत बुरा स्थिति था, ठीक है। चलो, यहीं तक ये हमारी आज की बातें थी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा हमसे। कमेंट सेक्शन में इन सभी सवालों का जवाब देंगे आपको, चाहे आप जो भी सवाल हो इनसे रिलेटेड, इस पूरे सेशन से रिलेटेड, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सारे इश्यूज आपके जवाब किए जाएंगे, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी चीजें आपको समझ में आई हैं तो बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल सर अच्छा लगा सेशन, और अगर नहीं समझ में आई है तो क्या नहीं समझ में आया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपके अगले सेशन में इन सारे डाउट्स को सॉल्व कर सके आपके लिए, है ना। चलिए, आज
अपने आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ पूरे सेशन को देखा। आशा करते हैं आपको सेशन का पूरा लाभ मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इन सभी सेशन का लाभ ले सकें तो आशा करते हैं आप इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। अगर पसंद आया हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि जो वीडियोस हैं वो कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल और साथ साथ इंग्रेव IQ चैनल पर भी लगातार आते रहेंगे और दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको चाहे वीडियो किसी भी चैनल पे कोई भी आए तो आपको उसका पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट मिल पाए और मिस नहीं करें आप कोई वीडियो को। आशा करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।